हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रिस्पा क्लासेस। तो आज है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। देखिए, आज हम इसमें पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 है, किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम सबसे पहले बता दें। ठीक है। तो ये जो देखिए हमारा इस लेक्चर का मेन मकसद है किस जेई का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा और दूसरा नीट का। ठीक है। इस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इस लेक्चर को शुरू किए हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जाएंगे कहाँ से, बेसिक लेवल से जाएंगे एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल तक जाएंगे और देखिए इसमें हमारा क्या क्या होगा। हम सब कुछ पहले आपको पहले लेक्चर में बता देते हैं। देखिए इसमें होगा जो भी फार्मूला होगा, सारा फार्मूला हम देखेंगे बढ़िया से एकदम, सब कुछ मिल जाएगा आपको। दूसरा नंबर में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो सब भी एकदम रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट रहेगा। ठीक है। जितना भी कंसेप्ट रहेगा, ठीक है, कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, समझेंगे डिटेल में, सारा कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सारा कंसेप्ट किसमें होगा, डिटेल में होगा, कोई भी कंसेप्ट अधूरा नहीं होगा। ठीक है। तो ये तीन चीज रहेगा हमारा मेन मकसद। इसी तीन के अनुसार हमारा ये पूरा ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री चलेगा। ऑर्गेनिक के बाद हम देखेंगे फिर से, या फिर हम फिजिकल पे जाएं, या फिर इनऑर्गेनिक पर जाएं। ठीक है। ये हम क्यों पहले देख रहे हैं, देखिए हम इसलिए पहले देख रहे हैं कि इसमें से बहुत सारे ड्रॉप आउट होंगे जिसको सिर्फ ऑर्गेनिक में दिक्कत होगा। ठीक है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक है जो कंपैरिजन ऑर्गेनिक के कंपेयर में थोड़ा सा आसान है, तो ये सब में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए हम ये शुरू किए हैं, ऑर्गेनिक का बेसिक से हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर हम फिजिकल या इनऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं तो ऑर्गेनिक कैसे पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप फिजिकल या इनऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं तो भी आपको ऑर्गेनिक के बारे में समझाएंगे। अगर आप क्लास 10 बढ़िया से पढ़े हैं, ठीक है, और 9th भी बढ़िया से पढ़े हैं, क्लास 10th और 9th बढ़िया से पढ़े हैं, तो ऑर्गेनिक में आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और बाकी जो 11th का पार्ट होगा, ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल वगैरह, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो सब हम आपको यही बता देंगे पूरे डिटेल में। ठीक। तो कहीं आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक। तो ऑर्गेनिक में जितना भी होगा ये हमारा है लेक्चर नंबर 1। देख लीजिए, हम बता देते हैं यह है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो इसके इसके रिगार्डिंग जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। और आप क्या करिएगा, नोट करते जाइएगा क्योंकि ये आपको जेई और नीट में हमेशा काम आएगा। ऑर्गेनिक है तो इसमें ज्यादातर चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम पहले ही बोल दिए कि ये जो हम शुरू कर रहे हैं क्या, जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। जीरो लेवल का मतलब है कि हम जो पहले बात करेंगे हिस्ट्री से बात करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है, वहीं से जाते जाते आगे हम डिटेल में स्टडी करते हुए इसके एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है। तो जो हमारा पहला है वो हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में है। ठीक है। तो देखिए पहले कह रहा है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैड बीन डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहले आया था, पहले इससे उस टाइम आया था जब उतना नॉलेज नहीं था, तो साइंटिस्ट के पास उतना नॉलेज नहीं था कि यहाँ पता लगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ये या तो नेचुरल से आया था या फिर किससे आया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है। तो ये है, लिख देते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया था। ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर आया था, लेकिन जो सबसे पहले था वो क्या था, नेचुरल था। नेचुरल रिसोर्सेज से हमारा कंपाउंड्स आया था, वहीं से हमें नया नया कंपाउंड डिस्कवर होना शुरू हुआ। बाद में थोड़ा सा नॉलेज आ गया, तब जाकर हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आना शुरू हो गया। ठीक है। तो हमारा जो पहला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोडक्शन का सोर्स, वो था नेचुरल सोर्स। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है बर्जेलियस assumed that some vital force was necessary to produce organic compounds and synthesis of, यहाँ पे लिखा जाएगा of, ठीक है, of these compounds and synthesis of these compounds in the laboratory, ठीक है। जो बर्जेलियस था वही पहले ये बोला कि जो विटल फोर्स है, विटल फोर्स बायोलॉजी का एक टर्म है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइफ फोर्स भी, ठीक है। लाइफ फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स जिसके वजह से लाइफ क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा ह्यूमन बॉडी में भी रहता है विटल फोर्स। वाज नेसेसरी टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी फोर्स की वजह से जो है ना हमारे नेचर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन रीजन है ये विटल फोर्स। विटल फोर्स का मतलब है जैसे लाइफ फोर्स, सिंथेसिस ऑफ दिस कंपाउंड एंड सिंथेसिस ऑफ दिस कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बातें एक ही चीज लिख दिया गया है। तो सिंथेसिस ऑफ दिस कंपाउंड इन द लेबोरेटरी हो गया, तो लेबोरेटरी में ही बाद में डिस्कशन शुरू हुआ था इसके बारे में, ठीक है। मतलब उसके बाद है उलर सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग अमोनियम ऑर्गेनेट। अरे यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये है अमोनियम साइनेट, ठीक है। हाँ, यहाँ आप लिख लीजिएगा अमोनियम साइनेट, ठीक है। ये होगा अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से ही आया था यूरिया का प्रोडक्शन। सबसे पहले कौन सिंथेसिस किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था उलर, ठीक है। उलर ने क्या किया, अमोनियम साइनाइड लिया, अमोनियम साइनाइड को हीट किया, हीट करने के बाद उसको क्या मिला, अमोनिया मिला, ठीक है। जो सबसे पहला, सॉरी, यूरिया मिला। जो सबसे पहला कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है यूरिया, ठीक है। और ये बनाया गया था लेब में किस प्रोसेस के द्वारा, हीटिंग के द्वारा। और यहाँ देखिए ये जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लिया गया था, अमोनियम साइनाइड को हीट किया, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया हमें मिला। तो अमोनियम साइनाइड का जो फॉर्मूला है हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको, ये फॉर्मूला है NH4CnO, ठीक है। ये इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम अमोनियम साइनेट, ठीक है। और थोड़ा सा ये हैंड राइटिंग गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। वो शायद लगता है पेन गड़बड़ हो गया इसमें। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, वाई है साइनेट। तो ये इस फार्मूला, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। और अमोनिया का फार्मूला हम आपको लिख देते हैं, ये NH2CO NH2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, सॉरी, यूरिया। यूरिया ये जो बनाया गया था, यहाँ से ये बनाया गया था। हम इसका अभी रिएक्शन लिख देते हैं, वैसे तो इसमें लिखा हुआ ही होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले ये जो बना है NH4CnO अमोनियम साइनाइड है। अमोनियम साइनाइड को जब हीट किया गया, हीट करने के बाद बना ये यूरिया, इसको बोलते हैं यूरिया, ठीक है। तो देखिए ये जो हुआ था डिफरेंट प्रोसेस से लिया गया था। सबसे पहले ये था अमोनियम सल्फेट, और उसको जब KCnO पोटासियम साइनाइड के साथ हीट किया तो हमें मिला क्या, अमोनियम साइनेट प्लस पोटासियम सल्फेट मिला, ठीक है। उसके बाद PbCnO और CnO वोल्ट वाइज के साथ रिएक्शन हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो फिर से हमें मिला अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस लीड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लीड हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये हमारा लीड हाइड्रोक्साइड बना। फिर उसके बाद क्या है, अमोनियम क्लोराइड, वो जब पोटासियम साइनाइड के साथ हीट किया तो क्या हमें मिला है, अमोनियम साइनाइड प्लस पोटासियम क्लोराइड, ठीक है। ये सब रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जब डिस्कवरी हो रहा था अमोनियम, सॉरी, यहाँ पे आप काट के लिख दीजिएगा साइनेट। तो जब ये यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम का ये रिएक्शन है, ठीक है। हमें बनाया गया सबसे पहले अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड से हमें क्या मिला, यूरिया, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
और दूसरी बात क्या है कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस हिस्ट्री है नॉलेज के लिए कि आप यहाँ से चीजें को जान सकते हैं कि पीछे क्या हुआ था। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए जो मॉडर्न डिफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो बाद में पता लगा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना है इसमें सारा कंपाउंड जो बना हुआ था वो सब के सब कंपाउंड बना हुआ था किसका, कार्बन का। कार्बन इसमें क्या था, मेन रिसोर्स था, बाकी सारा दूसरे दूसरे कंपाउंड भी था जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब भी मिला हुआ था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था उसमें सारा कंपाउंड जो था वो सबके सब था कार्बन कंपाउंड का। तो ये बोलने लगा कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन ही है, तो हम बोल देते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, मतलब सबसे पहला डेफिनेशन यही निकला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला गया केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो बाद में जब और ज्यादा रिसर्च हुआ, देखिए तो और ज्यादा रिसर्च होने के बाद क्या पता चला कि जहां जहां कार्बन है उस वहां पर क्या मिल रहा था, एक हाइड्रोजन जरूर मिलता था। ठीक है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन जरूर मिलता था, तो इसीलिए इस कंपाउंड को फिर से बोलने लगा क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रो है वो कहां से आया है, हाइड्रोजन से। ठीक है, और ये जो कार्बन है वो कहां से आया है, कार्बन से ही आया। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन और कार्बन किसी कंपाउंड में मिला रहेगा उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये भी हम बोलने लगे कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम ये भी बोल देते हैं कि हाइड्रोकार्बन एंड इससे डेरिवेटिव, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बन इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम बोल दिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट था वो क्या था, कार्बन था। कार्बन के बाद जो आया था वो क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, उसके बाद बोला गया हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। उसमें क्या होगा, कार्बन होगा प्लस हाइड्रोजन होगा, यही दोनों होगा। तो इस कंपाउंड को क्या बोलने लगे कि ये कंपाउंड क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में बता दिए, हाइड्रो जो आया हाइड्रोजन से और कार्बन तो कार्बन है ही, तो उस कंपाउंड को बोलने लगा क्या, हाइड्रोकार्बन। अब बाद में इसी का डेरिवेटिव हो गया तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ये बोलने लगे हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ सेपरेट स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम सेपरेट स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, इसको इनऑर्गेनिक या फिजिकल के साथ क्यों नहीं करते, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट स्टडी करने का क्या कारण है वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहला जो कारण है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए अब आपको हम बता दें कि ये जो बनता है इसमें कंपाउंड जो बनता है वो बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, सो मेनी कंपाउंड, सो मेनी कंपाउंड्स, इसमें कंपाउंड्स बहुत ज्यादा बनता है जिसके वजह से आप ये नहीं कर सकते हैं कि सेपरेटली एक एक करके कंपाउंड को स्टडी आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या था, एक एक करके स्टडी करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो इसीलिए बोला गया कि भाई इतना सारा अगर कंपाउंड कार्बन का बन जा रहा है इसको हम क्या क्यों नहीं एक अलग सा ब्रांच बना दिया जाए। ठीक है, तभी जाके ये बोला कि अगर इतना सारा है तो हम इसको बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसको एक नया नाम दिया गया जिसको बोल दिया क्या, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो कार्बन था उसका प्रॉपर्टी जो था यूनिक था। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखा यूनिक है और केमिकल प्रॉपर्टी भी देखा क्या यूनिक है, दोनों यूनिक था। इसी वजह से ये भी एक कारण था कि कार्बन का अलग से एक ब्रांच बन गया जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने लगे। आइसोमेरिज्म एंड टेंडेंसी ऑफ केटेनेशन आर यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो कार्बन था उसके पास ये भी प्रॉपर्टी था आइसोमेरिज्म का और टेंडेंसी ऑफ केटेनेशन का भी प्रॉपर्टी था। आइसोमेरिज्म में क्या रहता है कि सेम फार्मूला रहता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर ऐसा रहेगा जैसे ए है A5 बी मान लीजिए 6 7 जो भी है ऐसा कुछ। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर बोला बनाने के लिए जैसे बोल दिया ए ए ए ए
और ए, ठीक है। तो इसमें बोला कि 6 बी जोड़ना है, ठीक है। एक यहाँ जोड़ दीजिए, एक यहाँ जोड़ दीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ, ठीक। तो इसको हटा देते हैं, एक यहाँ कर देते हैं और एक यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 6 हो गया ना। ये हो गया बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये भी, ये भी, ठीक है। इस टाइप का हो गया। फिर से डबल बॉन्ड को यहाँ रख दीजिए, तो ऐसा भी हो गया, देखिए। अब बाकी पे दे दीजिए। 6 गो है ना, 6 गो हो जाएगा। यहाँ भी ठीक है। अब मुझे लगता है इसमें 8 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये 8 कर देते, ठीक है। हम आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप कार्बन का बताएंगे तो कार्बन के बारे में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल एग्जाम्पल समझने के लिए ये उतना नहीं सोचना है कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक मान लीजिए स्ट्रक्चर ये बना और दूसरा स्ट्रक्चर ये बना, तो ये कहलाएगा क्या, आइसोमेरिज्म कहलाएगा। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। हम कार्बन पे भी नहीं आए हैं, इसीलिए हम कार्बन का एग्जाम्पल आपको नहीं दिए। जब कार्बन पे आएंगे तो हम आपको क्या करेंगे, कार्बन का ही एग्जाम्पल देंगे और बढ़िया सा आइसोमेरिज्म समझाएंगे। अब ये कह रहा है टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन। टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन का मतलब है कि कार्बन क्या करता है, खुद के साथ बॉन्ड बना लेता है। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जितना जितना मन उतना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ऐसे बॉन्ड बनता है ना, कार्बन कार्बन के साथ, फिर कार्बन कार्बन, ऐसे रहता है। इसके अलावा कार्बन के अलावा कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो कि अपने ही साथ इतना सारा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ये क्या है, कैटेनेशन का प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात, ये यूनिक प्रॉपर्टी है, कार्बन के अलावा कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं करता है, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वजह हो गया, 2 वजह हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कैटेनेशन प्रॉपर्टी लॉन्ग चेन ऑफ आइडेंटिकल कंपाउंड। बताइए, कार्बन कार्बन जैसे एक दूसरे के साथ मिल रहा था ना, तो ये कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन से डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी विच इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ कार्बन। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन में ही मैक्सिमम होता है। इसी वजह से कैटेनेशन का प्रॉपर्टी जो है बढ़िया होता है किसमें, कार्बन और कार्बन में, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि कार्बन और कार्बन में कैटेनेशन का प्रॉपर्टी क्यों होता है, क्योंकि उसका जो है बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होने की वजह से ही वो क्या होता है कि कैटेनेशन का प्रॉपर्टी बढ़िया से शो करता है। अब यहाँ देखिए बॉन्ड है, ये बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी जो लिखा गया है किलो कैलोरी पर मोल में लिखा गया, ठीक है। तो यूनिट का देखिए, केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ी बात होता है, यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ी बात होता है कि आपको यूनिट का ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है, जरूरी है। मतलब अगर आप यूनिट ध्यान नहीं रखिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, 83 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। एक मोल में 83 किलो कैलोरी रिलीज होगा अगर हम इसको छोड़ेंगे तो, ठीक है। वही सिलिकॉन, सिलिकॉन में देखिए 54 है, सल्फर, सल्फर में देखिए 54 है, और फास्फोरस, फास्फोरस में देखिए 50 है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में देखिए 29 है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में देखिए 35 है, सॉरी 39। तो ये देखिए कार्बन कार्बन का सबसे ज्यादा है, तो इसी यही वजह है कि ये जो है ना कार्बन कार्बन का कैटेनेशन का प्रॉपर्टी बढ़िया होता है, ठीक है। आप इस बात को समझ गए होंगे बढ़िया से। कैटेनेशन का प्रॉपर्टी बढ़िया होने का कारण भी यही है कि इसमें जो है मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चीजें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर लिखिएगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें कोई समझने वाली बात है ना कि ये इंट्रोडक्शन है, तो अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, हिस्ट्री बेसिस है, तो कोई जरूरी नहीं है समझने के लिए, ठीक है। अगर आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, ठीक है। The stability or strength of the bond decreases as the bond energy decreases as the bond energy decreases.
और यहाँ दो बार लिखा गया। देखिए कह रहा है कि अगर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा तो हम यहाँ बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी कम है तो इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी कम होगा, ठीक है। ये और यहाँ जो हम देखे रहे हैं, ये इसके बारे में हम देख रहे हैं कब, किसके लिए देख रहे हैं, कैटेनेशन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। हमारा मेन मकसद है कैटेनेशन के लिए। अगर जिसका मान लीजिए बॉन्ड स्ट्रेंथ खूब ज्यादा, तो ये समझ गए बॉन्ड एनर्जी अगर कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए जो टेंडेंसी है सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन का होगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन और सल्फर का बराबर था, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबसे कम होता है कैटेनेशन क्योंकि इसका बॉन्ड जो एनर्जी होता है, बॉन्ड एनर्जी वो कम होता है, इसी यही वजह रहता है, ठीक है। तो यही है कि अगर इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कैटेनेशन का स्टेबिलिटी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का स्टेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह यही है कि कैटेनेशन का प्रॉपर्टी ऑक्सीजन में कम होता है और कार्बन में ज्यादा होता है, ठीक। Next, carbon has the ability to form a strong covalent bond with the many other atoms, such as हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ बढ़िया बना सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ बढ़िया बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ और एटीसी, बहुत सारा एलिमेंट है जिसके साथ कार्बन क्या कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आपका कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये इसके बारे में आप पहले पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्यों करता है, क्योंकि ये ना गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है, इसीलिए इसको बॉन्ड बनाना है तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करेगा, बाकी इसके पास कुछ दूसरा चारा नहीं है। कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी approximately equal to the magnitude of bond energy between carbon and various other atoms। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कार्बन कार्बन में जितना है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी है, वही कार्बन हाइड्रोजन के आसपास होगा, कार्बन ऑक्सीजन के पास होगा, कार्बन सल्फर के पास होगा, तो ये सब बॉन्ड एनर्जी जो होगा अप्रोक्स में क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है, इक्वल के पास ही होगा, अप्रोक्स में आसपास ही रहेगा। यही वजह है कि कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया से रखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए है बॉन्ड है, देखिए कार्बन और कार्बन के साथ है 83 किलो कैलोरी पर मोल, और ये हो गया कार्बन हाइड्रोजन का, तो ये देखिए 97, ये दोनों क्या आसपास ही ये बोल सकते हैं, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन ये भी पास ही है, और कार्बन क्लोरीन ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, देखिए ये पास पास ही रहता है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि ज्यादा अंतर नहीं होता, कम कम ही अंतर होता है। तो यही वजह रहता है कि कार्बन हर किसी के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है, उसको भी बॉन्ड बनाने में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप कि